इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स के वो कौन सी ड्रग्स हैं जो हम हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्चुअली जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म का डिफरेंस। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है कि जिसमें T3 T4 का लेवल कम हो और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो। ठीक है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो और T3 और T4 ज़्यादा हो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी हाइपोथायरॉयडिज्म में और हाइपरथायरॉयडिज्म में। हाइपोथायरॉयडिज्म में पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है हाइपोथर्मिया के साथ, लेथार्जी के साथ, स्लो मेटाबॉलिक रेट, ड्राई स्किन होती है पेशेंट की, ब्रेडिकार्डिया हो रहा होता है और वेट गेन, अनएक्सप्लेनेबल वेट गेन होता है पेशेंट को। ठीक है, और कोल्ड इंटॉलरेंस होती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि इंटॉलरेंस टू हीट होती है, स्वेटिंग होती है पेशेंट को, ट्रेमर्स हो रहे होते हैं, हार्ट रेट ज़्यादा होता है, वेट लॉस होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेट लॉस, इंक्रीज हार्ट रेट लाइक टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स और स्वेटिंग, ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। ठीक है, थायराइड हार्मोन्स को हम डिवाइड करते हैं आगे दो तरह की क्लासिफिकेशन में। हाइपोथायरॉयडिज्म की कौन सी ड्रग्स हैं, ठीक है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन सी हम ड्रग्स देते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में एक्चुअली हम देंगे T3 और T4 क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और T4 ही कम हुआ होता है हमारे पास, तो उसी को हमने इंक्रीज़ करने के लिए एक सिंथेटिक फॉर्म T4 की सिंथेटिक फॉर्म लिवोथायरोक्सिन और T3 की सिंथेटिक फॉर्म जो है वो लियोथायरोक्सिन है। हाइपरथायरॉयडिज्म में अगर क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो थायोअमाइड्स होते हैं, मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। एनाइन इनहिबिटर्स जिसमें थायोसाइनेट होता है और परक्लोरेट होता है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर जो है हम यूज़ करते हैं प्रोप्रेनोलोल। उसके अलावा आयोडाइड आइंस यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें लुगोर सोल्यूशन होता है, पोटाशियम आयोडाइड होता है। उसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन भी यूज़ कर सकते हैं और रेडियो एक्टिव मीडियम भी जिसमें कुछ और ड्रग्स आती हैं आयोडीन के अलावा वो भी यूज़ करते हैं। और उसके अलावा एंटी एरिथमिक एक ड्रग होती है एमियोडारोन, वो हमने पीछे पढ़ी हुई है एंटी एरिथमिक की क्लासिफिकेशन में। ठीक है, वो भी हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ड्रग्स की डिटेल में जाने से पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए T3 और T4 का डिफरेंस। T3 क्या है, T3 जो है ना वो एक्चुअली थायराइड हार्मोन की एक्टिव फॉर्म होती है और T4 जो है वो थायराइड ग्लैंड से मेन हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है वो T4 होता है। ठीक है, अब T4 जो है वो पेरिफेरी में जाके T3 जो कि एक्टिव फॉर्म है उसमें कन्वर्ट होता है और T3 जो है वो फर्दर फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारे पास। ठीक है, T4 जो है वो थायराइड ग्लैंड में प्रोड्यूस होगा और T3 जो है वो पेरिफेरी में लीवर में जाके T4 T3 में कन्वर्ट होगा। T3 को ट्राई आयोडोथायोनिन कहते हैं और T4 को थायरोक्सिन भी कहते हैं। T3 जो है उसकी पोटेंसी जो है वो T4 से ज़्यादा है, 10 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है। और T3 की जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, T4 का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होता है। और जैसा कि हमने ऊपर क्लासिफिकेशन बताया था कि T4 की जो सिंथेटिक फॉर्म है वो हमारे पास लिवोथायरोक्सिन है और T3 की जो सिंथेटिक फॉर्म है वो हमारे पास लियोथायरोनिन है। ठीक है, उसके बाद हम हाइपोथायरॉयडिज्म में जो है वो हमारे पास दो ही ड्रग्स आती हैं। सबसे पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं कि लिवोथायरोक्सिन और लियोथायोनिन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। जो हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म है ना उसमें ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास होती है लिवोथायरोक्सिन जो कि T4 की सिंथेटिक फॉर्म है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो T3 है ना लियोथायोनिन वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो फास्ट एक्टिंग होती है और उसका, लेकिन ये है कि उसकी हाफ लाइफ जो है शॉर्ट होती है और वो एक्सपेंसिव होती है। और हम एज अ डॉक्टर हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट को वही ड्रग दी जाए जो कि चीप हो थोड़ी, क्योंकि हर पेशेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता एक्सपेंसिव ड्रग्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो लिवोथायरोक्सिन T4 जो है वो एक्टिवेशन करता है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की और जीन एक्सप्रेशन होती है, मैसेंजर RNA फॉर्मेशन होती है और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। हमारे पास T4 हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है। टॉक्सिसिटी में जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म में हम दे रहे हैं T3 T4 दे रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर हमारे पास उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी सिम्टम्स उसकी टॉक्सिसिटी की सिम्टम्स सिमिलर टू हाइपरथायरॉयडिज्म आएंगे। क्या आएगा, टैकीकार्डिया होगा पेशेंट को, स्वेटिंग होगी, ट्रेमर्स होंगे, इंटॉलरेंस टू हीट होगी। ये वाली सारी सिम्टम्स जो टॉक्सिसिटी में है वो हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि जो हमारे पास ओल्डर पेशेंट्स होते हैं जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जिनमें होती हैं उनमें या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो हार्ट पे रिसेप्टर्स हैं ना वो इंक्रीज़ किए होते हैं और वो T4 जब हम देते हैं तो उसके इफ़ेक्ट से वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो ज़्यादा जल्दी जो है वो फिर उनमें हमने क्या करना होता है कि उनमें कंसनट्रेशन जो है वो कम करनी होती है। शुरू में जो है उनको हमने T4 की कंसनट्रेशन कम देनी होती है क्योंकि उनमें रिसेप्टर्स जो हार्ट पे प्रेजेंट है वो पहले से ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उनमें टैकीकार्डिया का ज़्यादा चांस होता है।
ये हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में एक ही ड्रग है, लीवोथायरोक्सिन ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है। अब हम एंटी थायरॉयड ड्रग्स देखें तो उसमें जो सबसे ड्रग ऑफ चॉइस है, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, वो हमारे पास है थायोमाइड्स, ठीक है। थायोमाइड्स में आगे 2 ड्रग्स आती हैं, मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इन्होंने क्या करना है कि हमारे पास सबसे पहले एक तो आयोडाइड की ऑक्सीडेशन नहीं होने देनी। आयोडाइड की ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो क्या होगा कि T3 T4 हार्मोन्स नहीं बनेंगे, ठीक है। आयोडीनेशन नहीं होगी और जो MIT और DIT की कपलिंग से T3 और T4 बनते हैं वो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इनमें जो साइड इफ़ेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्किन रैश और एग्रेन्युलोसाइटोसिस, ये आपने कभी नहीं भूलना, ठीक है। स्किन रैश, एग्रेन्युलोसाइटोसिस, इसके अलावा जो है वो वेस्कुलाइटिस हो सकता है, लीवर डिसफंक्शन हो सकता है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो सकता है और हेपेटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस मोस्टली जो है वो प्रोपाइल थायोयूरासिल हार्मोन जिनमें हम दे रहे होते हैं उनमें इसका चांस ज़्यादा होता है हेपेटाइटिस का। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि प्रोपाइल थायोयूरासिल और कार्बिमाजोल जो है उसका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों जो ड्रग्स है ना इनका एक्शन जो है वो लाइक स्लो होता है। अब स्लो क्यों होता है? क्योंकि ये जो सिर्फ सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे होते हैं, जो पहले से लाइक सिंथेटिक हार्मोन्स हैं उनके रिलीज़ को इनहिबिट नहीं करते, तो इस वजह से इनका जो है वो एक्शन जो है वो स्लो होता है, ठीक है। और प्रेगनेंसी में बात की जाए तो प्रेगनेंसी में जो है हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो हम देखते हैं प्रोपाइल थायोयूरासिल, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें स्विच करना पड़ता है कार्बिमाजोल की तरफ। क्यों? क्योंकि प्रोपाइल थायोयूरासिल जो है वो हमारे पास हेपेटाइटिस काज करवा सकता है न्यूली बॉर्न में या इन्फेंट्स में, ठीक है। तो इसलिए हमने कार्बिमाजोल जो है वो थर्ड एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में देनी है और प्रोपाइल थायोयूरासिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके अलावा इनके और डिफरेंस की बात की जाए तो प्रोपाइल थायोयूरासिल जो है उसकी पोटेंसी कम होती है, कार्बिमाजोल की पोटेंसी ज़्यादा होती है। प्रोपाइल थायोयूरासिल में हाफ लाइफ 1 to 2 आवर्स होती है और कार्बिमाजोल की हाफ लाइफ 6 आवर्स होती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो इसकी हाफ लाइफ कम है, तो ऑब्वियसली इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो कम होगा, 4 to 8 आवर्स इसका होता है और इसका 12 to 24 आवर्स होता है, ठीक है। अब इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है तो इसको हमें एक दिन में ज़्यादा दफ़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 to 4 टाइम्स हमें एडमिनिस्टर करनी पड़ती है, जबकि कार्बिमाजोल जो है हमें सिंगल टाइम एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ती है इसकी। तो इसमें प्रेफरेबल जो है इस लिहाज से भी कार्बिमाजोल जो है वो प्रेफरेबल होती है क्योंकि ये हमने पेशेंट को सिंगल लाइक 1 टाइम पर डे देनी होती है, तो इसलिए हमारे पास कार्बिमाजोल इसलिए भी प्रेफरेबल है। उसके अलावा प्रोपाइल थायोयूरासिल जो है वो पेरिफेरल कन्वर्जन T4 की T3 में पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होगा, T3 एक्टिव फॉर्म है, T3 ने जाके सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं थायराइड हार्मोन के। जब T4 से T3 ही नहीं बनेगा तो क्या होगा कि हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो अल्टीमेटली हाइपोथायरॉयडिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स आती हैं एंटी हाइपरथायरॉयडिज्म में, उसमें हमारे पास आ जाती हैं आयोडाइड सार्स और आयोडीन हम यूज़ करते हैं। इनका जो फंक्शन होता है मेनली वो ये होता है कि एक तो इन्होंने सिंथेसिस को डिक्रीज़ करना है, ठीक है। दूसरा इन्होंने ब्लड सप्लाई थायराइड को जो जा रही होती है उसको भी कम करना होता है। अब जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी थायराइड की तो उसका साइज़ भी अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो इसको जो है वो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं सर्जरी से पहले, जब हमने लाइक थायराइड की अगर सर्जरी करनी है तो उससे पहले हम प्रेफर करते हैं आयोडीन और आयोडाइड सार्स को, ताकि थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई कम हो जाए और उसकी वजह से उसका साइज़ कम हो जाए, ठीक है। साइज़ कम होगा तो हमारे पास थायराइडेक्टोमी जो है वो ईजिली हो जाएगी। आयोडीन और आयोडाइड सार्स की जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं कि एक तो इन्होंने थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करना है, ठीक है। दूसरा ये थायराइड हार्मोन के रिलीज़ को भी इनहिबिट करेंगे। जैसे मैंने पहले बता दिया है कि थायराइड की जो वस्कुलैरिटी होती है, जो ब्लड सप्लाई होती है थायराइड ग्लैंड की, वो भी कम करेंगे, जिसकी वजह से साइज़ जो है थायराइड ग्लैंड का वो कम हो जाएगा, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट में जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है वो मेटेलिक टेस्ट। लाइक मेटेलिक टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि पेशेंट जो है वो आयोडीन ड्रग्स ले रहा है या आयोडाइड ले रहा है, ठीक है। और उसके अलावा ड्रग फीवर, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी पेशेंट में आ सकते हैं। अब अगर हम देखा जाए कि लाइक जो आयोडीन और आयोडाइड सार्स है ना, उनका एक्शन जो है वो थायोमाइड से ज़्यादा होता है। लाइक वो जल्दी एक्शन अपना परफॉर्म करते हैं आयोडीन और आयोडाइड सार्स। इसकी वजह यही है कि ये हमारे पास थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के साथ साथ रिलीज़ को भी इनहिबिट करते हैं, जबकि जो पीछे हमने पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिलीज़ को इनहिबिट करते हैं, सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, रिलीज़ का उनके साथ कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये वजह है कि जो हमारे पास आयोडीन और आयोडाइड सार्स हैं उनका एक्शन थायोमाइड से रैपिड होता है। नेक्स्ट हाइपरथायरॉयडिज्म की ड्रग की बात की जाए तो वो हमारे पास आती है प्रोप्रेनोलोल।
प्रोप्रानोलोल जो है हमें पता है कि बीटा ब्लॉकर है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। इसका जो मेन जो है ना वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है हाइपरथायरॉइडिज्म में, लाइक स्वेटिंग को इनहिबिट करता है, ट्रेमर्स को इनहिबिट करता है और टैकीकार्डिया वगैरह को इनहिबिट करता है। उसके अलावा जो है ना ये हमारे पास इनहिबिट करता है पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 की T3 में, ठीक है, और हार्ट रेट को कम करेगा जैसा कि बीटा रिसेप्टर्स को इनहिबिट करके। साइड इफ़ेक्ट में वही एवी ब्लॉकेज हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा और ब्रैडिकार्डिया वगैरह, ठीक है। देन एमियोडारोन की बात करें तो ये हमारे पास हाइपोथायरॉइडिज्म को इंड्यूस करता है, लाइक हाइपरथायरॉइडिज्म को ट्रीट करेगा बाय ब्लॉकिंग द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 सिमिलर टू प्रोप्रानोलोल एंड प्रोपाइल थायोयूरासिल। ये तीनों ड्रग्स जो है हमारे पास क्या करती हैं, पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 को T3 में भी इनहिबिट करती हैं। देन हमारे पास आती है रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो हम परमानेंट क्योर के लिए यूज़ करते हैं, लाइक अगर थायरोटॉक्सिकोसिस का या हाइपरथायरॉइडिज्म का हमने परमानेंट क्योर करना है, परमानेंट इलाज करना है, तो उसमें हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, कंसनट्रेट थायरॉइड ग्लैंड में जाके थायरॉइड ग्लैंड को डैमेज करती है, ठीक है, लेकिन हमने प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में हमने रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं देनी। देन हमारे पास आता है एनाइन इनहिबिटर्स। एनाइन इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि ये जो आयोडाइड की अपटेक होती है, थायरॉइड ग्लैंड में जो आयोडाइड को अपटेक करना है और T3 और T4 बनाना है उसको इनहिबिट करती है, ठीक है। इसमें थायोसाइनेट आ जाता है हमारे पास और परक्लोरेट आइंस आ जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट जो है हमारे पास परक्लोरेट आइन का वो ये है कि ये एप्लास्टिक एनीमिया काज करता है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास जो है वो आयोडीनेटेड रेडियो कॉन्ट्रास्टिंग मीडिया आ जाता है। इसमें हमारे पास ये दो ड्रग्स हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करना है कि T4 T3 की कन्वर्जन को, T4 से जो T3 बनना है उसकी कन्वर्जन को इनहिबिट कर देना है, सेम एज टू प्रोप्रानोलोल, एमियोडारोन एंड प्रोपाइल थायोयूरासिल। दैट्स ऑल अबाउट हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म ड्रग्स।